हाय दोस्तों, YouTube चैनल फ्रेंडली पढ़ाई पर आपका स्वागत है। मैं पवन सरोहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई जितने भी मेरे देखने वाले साथी हैं सभी का। भाई आज हम है ना एक साइंस का पार्ट है भाई, बायोलॉजी, जो प्रत्येक एग्जाम में आपने जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ है। 3 4 5 क्वेश्चन जितने भी आए हमें प्रत्येक एग्जाम में लगभग उसका जो है एक बड़ी हिस्सेदारी हो है। और सबसे बड़ी जो हमारे अंदर कमी है ना वह यह है कि जो उसकी टर्म्स देखा ना पाने भाई, या तो हमारा स्कूली लेवल तो जो ज्ञान है वो कम था, या फिर जो उन टर्म्स हैं उन देखते हुए एक मन में बहा हुआ है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के है और भाई उसके जो नाम है, और तो उस प्रकार से जो उनके बारे में पढ़ाएंगे कि भाई बायोलॉजी की चीज से क्या नहीं है। तो भाई आज हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए जो है बायोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे। बायोलॉजी है क्या चीज है भाई? बायोलॉजी इसकी बोलते हैं भाई जीव विज्ञान है, यानी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो जीवा के बारे में बतावे कि भाई जीव जो है सांस क्यों कर रहे हैं, वो डाइजेशन क्यों कर रहे हैं। भाई पेड़ पौधे भी एक जीव का एक पार्ट है। भाई पेड़ पौधे क्यों कर वृद्धि कर रहे हैं, उसमें जो वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन से हैं, आदमी में वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन से हैं, आदमी का विकास किस एज तक हुआ है, उसका डाइजेशन सिस्टम के जो है पार्ट क्या क्या है, भाई वो पचाव क्यों कर है, किस प्रकार तक के हैं, जितने भी सारे टर्म्स हैं वो हम आज से शुरुआत करेंगे दोस्तों। और डेली की जो है एक वीडियो जो अपने चैनल पर होगी फ्रेंडली पढ़ाई पे। और देखो भाई आगे जो बायोलॉजी है, इंग्लिश में देखो भाई बायो का मतलब होता है दोस्तों जीवन, लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी, अध्ययन। यानी एक ऐसी साइंस है जो जीवन के बारे में अध्ययन करवा हुआ है। सबसे पहले जो है हमारा अरस्तु भाई, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक माना जाता है। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक माना जाता है। जब क्वेश्चन आया अगर भाई कि बायोलॉजी का जो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो भाई वो अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु भाई। जो बायोलॉजी है वह भाई दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो जो हमारे जीव जंतु हैं जिसे ना जूलॉजी बोलते हैं, एक ना बोलते हैं बोटनी। जूलॉजी के अंदर क्या है, जितने भी हमारे जीव जंतु हैं वो आ जाएंगे, और पादप है वो आ जाएंगे बोटनी में। यानी जो बायोलॉजी है यह दो भागों में बटी हुई है भाई। एक तो हो जाएगी हमारी जूलॉजी, और दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा बोटनी। इसकी बोलेंगे जंतु, इसकी बोलेंगे पादप, पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जो जूलॉजी के जो फादर हैं वो तो अरस्तु हैं, और जो बोटनी है अरस्तु का शिष्य था थियोफ्रेस्टस। अरस्तु का ही शिष्य था एक थियोफ्रेस्टस, वो जो है बोटनी का जो फादर माना जाता है। तो भाई इनके जो फादर के बारे में कहा कि भाई इसका जो है जूलॉजी है, इसका तो है हमारा अरस्तु, और बोटनी के बारे में आप कहा तो बोटनी का जो अरस्तु था ना, अरस्तु का शिष्य था, इसका नाम था थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस है। ये तो हो गया हमारा भाई थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन, भाई क्या कुछ है, मतलब किसने इसकी खोज करी, किस प्रकार तक क्या कुछ है क्या नहीं है। जो थियोफ्रेस्टस है ना, इन्होंने जो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करा था, नामकरण करना हो गया या कोई और चीज होगी। और इसने जो अरस्तु है, अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु ने सबसे पहले बताया था भाई जीवन के कुछ है क्या नहीं है। अरस्तु एक बहुत ही जो है महान वैज्ञानिक रहे हैं, और एक दर्शन शास्त्री भी थे हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ ला तो अरस्तु ने ना पढ़ा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो अब जो है हम सेल के बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों। इसे देख लो भाई, बायोलॉजी जो है वो जीवन का एक अध्ययन है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है,
बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं, एक जूलॉजी, दूसरा बोटनी। जूलॉजी के फादर अरस्तु ही हैं। बोटनी के जो फादर हैं वो थियोप्रेस्टस है, जो कि अरस्तु का ही शिष्य था। अब दोस्तों सेल के बारे में पढ़ा गया भाई कि भाई सेल क्या कुछ है क्या नहीं है, किस प्रकार से शुरुआत हुई है। दोस्तों एक बात छोटी ही आपने एक बता दो, मैं आपने कहानी, एक जो है रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर लिया, और एक माइक्रोस्कोप भी एक ऐसा था कि भाई जो मतलब काम चला हुआ। उसकी एक कारक का पेड़ था, उसकी छाल ली भाई, छाल में देखा उसकी, तो उसकी एक तरीके से स्पंज टाइप में, या फिर आप देसी भाषा में बोला तो कहती जो बेटा का छत्ता नहीं हुआ कर, तो उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। उस स्ट्रक्चर के बारे में देखा तो उसकी सबसे पहले जो सेल देखी, जो खोज करी सेल की, वह करी थी भाई जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। उसके बाद 1674 में एक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक भाई अपना माइक्रोस्कोप, थोड़ा उस टाइम जो रॉबर्ट हुक ने आविष्कार करा था वो थोड़ा उन्नत किस्म का बना लिया, और उसकी पानी का जो तालाब में पानी था, गंदा पानी, वो लिया और उसके अंदर चेक कराया। तो भाई जो जीवित कोशिका की खोज करी वह करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और जो मृत कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। और जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। क्वेश्चन भाई इंग्लिश का भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और ये जो है भाई रीजनिंग में भी आ गया है मैच करना। तो देखो भाई कोशिका का क्या कुछ है क्या नहीं है। कोशिका भाई आप क्या जहां हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल जो सेल है इसका अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज भाई, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने भाई, रॉबर्ट हुक। उसके बाद कब करी थी? 1665 ईस्वी में, बहुत साल पहले की बात है भाई। उसके बाद जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। भाई कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका हुआ है, और स्टडी ऑफ सेल करी साइटोलॉजी क्या इस चीज ने। मृत कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, कारक का जो छाल थी उससे 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने भाई। यहां तक हमने पढ़ लिया है। इसके बाद भाई सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका यह हो दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग ने बोला ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच और एग। यो शतुरमुर्ग का अंडा जो है एक कोशिका है भैया, लगभग जो है 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो तक का हो जाए भाई, जो इतना सारा बड़ा हुआ है। तो वह सबसे जो है बड़ी कोशिका है, सबसे छोटी छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। इसके बाद आप मानव शरीर में देखेंगे, मानव शरीर के अंदर
मानव शरीर में। मानव शरीर में क्या कुछ है? सबसे बड़ी, सबसे छोटी और भाई सबसे लंबी जो है। सबसे बड़ी की बात करा तो भाई ओवम, अंडाणु। ओवम, अंडाणु। सबसे छोटी की बात करा सप्रम, शुक्राणु। और सबसे लंबी की बात करेंगे आप तो भाई जो अपनी न्यूरॉन, जो दिमाग की कोशिका होती है न्यूरॉन। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल की बात करेंगे माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग ओस्ट्रिच एग बोलते हैं इसकी। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है वह ओवम, अंडाणु। मानव शरीर में सबसे लंबी है न्यूरॉन, सबसे छोटी है सप्रम। ये जो है फीमेल में वो है, यो मेल का है, और ये दोनों में है भाई, मेल फीमेल दोनों में न्यूरॉन है दिमाग। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम जो है कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे। कोशिका के अंग के हैं? कोशिका के अंग कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहली बात तो एक कोशिका एक थैली में पैक हुआ है, एक झिल्ली बोलते हैं भाई। जो पतली थैली है उस झिल्ली बोलते हैं। झिल्ली ने सेल मेम्ब्रेन, झिल्ली ने बोला मेम्ब्रेन, और एक जो सेल उसमें है तो इसका मतलब हुआ जो है सेल मेम्ब्रेन होगी, कोशिका झिल्ली होगी। तो मान लिया अपन है यार कोई बना दी भाई या झिल्ली बना दिया अपन है, यह होगी झिल्ली अपनी। इस झिल्ली ने बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब यह पूछोगे जिसका काम की है मेन, यह सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब अर्धपारगम्य। मतलब अर्धपारगम्य का मतलब यह है, ये जिस चीज को चाहेगी वो अंदर आएगी कोशिका से, जिस चीज को बाहर चाहेगी वो चीज बाहर जाएगी। कोशिका के अंदर जो है कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी तो भाई ये ले लेगी, जो सामान इसके जो है बाहर निकालना है तो वो जो है बाहर निकाल देगी। तो इसका मेन काम ये है। क्वेश्चन आएगा कि भाई जो है कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वह कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। नंबर 1 पॉइंट तो लिखो सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य। और ये बनी हुई किसकी होती है? प्रोटीन की बनी हुई है भाई, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन की है। सेल मेम्ब्रेन एक थैली है, एक झिल्ली है। झिल्ली ने सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं कि भाई झिल्ली ने मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका का बाहर है वह, तो इस वजह से इसको जो है सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजों को ये चाहेगी, जिस चीज को वो बाहर चली जाएगी, और जिसको अंदर चाहेगी वो अंदर आ जाएगा। जैसे कुछ पदार्थ सेल जो है, सेल के अंदर जो है कुछ जो इसके सेल के अंग हैं, कोई प्रोटीन बना होगा, कोई एनर्जी बना होगा, कोई पानी है किसी के अंदर, वो जो है सेल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है, वो जो है इसके द्वारा होता है। इसको ही आवश्यकता है तो ये उसको बाहर नहीं जाने देगी, अंदर ले लेगी दूसरी सेल से। जो आप दूसरा अंग देखते हैं भाई क्या है? कोशिका झिल्ली हमने पढ़ ली। ये प्रोटीन की जो है बनी हुई है, सेमी परमिएबल है। और इसका जो है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे भाई अपन, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन हो गया भाई हमारा। एक इसके अंदर मैं नोटेट कर दूं कि भाई हम एक एम कर देता हूं दोस्तों, ये मैंने कर दिया एम। इसका एम का मतलब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में जो सब्सटेंस होता है दोस्तों वो होता है ऑक्सीजन के सब्सटेंस। हमारी सेल के अंदर दो तरीके का सब्सटेंस होता है, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है ऑक्सीजन के बिना। जो
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है वो होता है ऑक्सीजन शोषण, और ये बनाता है सर एनर्जी। ऑक्सीजन के साथ बनाएगा ये एनर्जी, ऊर्जा ऊर्जा बनाता है ये। इसके अंदर ना एक दीवार होती है, हमने जो माइटोकॉन्ड्रिया ये है, ये जूम आउट करके यहां पे ले लिया हमने, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर ना दोस्तों एक ऐसे दीवार होती है, ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसी दीवार होती है, इन दीवारों को बोलते हैं सर क्रिस्टी। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं सर? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें क्या होती हैं? क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आल्टमैन ने, आल्टमैन खोज करता था इसका, आल्टमैन खोज करता। और क्रिस्टी क्या थी? आंतरिक दीवार, आंतरिक दीवार। क्रिस्टी के अंदर क्या होता है सर? क्रेब्स चक्कर चलता है। अब आप ये पूछोगे क्रेब्स चक्कर क्या है सर? एक क्रेब्स नामक एक वैज्ञानिक था, बायोलॉजिस्ट था, जिन्होंने ये बताया था कि भाई क्रेब्स चक्कर के कारण जो है सेल में एनर्जी बढ़े है। ऑक्सीजन लेवगी भाई, ये लेवगी ऑक्सीजन, क्योंकि ये शोषण करता ऑक्सीजन के साथ में। शोषण लेवगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शोषण लेवगी। शोषण के बाद ये क्या बना होगा? एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा। और तो इसी वजह से इसको क्या क्या कहते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस, ऊर्जागर, ऊर्जागर। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं भाई, जितना हमारे अंदर शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन होगा ना, उतना ही जो है शरीर हमारा एनर्जी बना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर एनर्जी संभव नहीं है। और ऑक्सीजन लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर है वो है हीमोग्लोबिन। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा लेगा, एनर्जी ज्यादा बनाओगा। जो एनर्जी ज्यादा बनाओगा तो इसका मतलब जो है हमारे जो लेडीज होती है ना, लेडीज के अंदर ऑक्सीजन की जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है, इंडिया के अंदर तो खासकर है। यदि हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो ऑक्सीजन कम लेगी, ऑक्सीजन कम लेगी, एनर्जी कम बनेगी, एनर्जी कम बनेगी, तो फिर भाई जो चक्कर आना या फिर जो है इस प्रकार से वो एक आम बात हो जाए है। इसी वजह से जो लेडीज हैं वो ज्यादा घबरा जाती हैं। और सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत जिस अंग में होगी शरीर उसके पास ट्रांसफर कर देगा। अब मैं बोल रहा हूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत मेरी जीभ को है। जो शरीर के जो और अंग है वो एनर्जी कहां देंगे? सारी की सारी एनर्जी जो है जीभ को ट्रांसफर कर देंगे। कोई जिम में जावा है, कोई विशेष अंग जो बनाना चाहो भाई, कोई एप्स बना ले है, कोई भाई अपने जो है जो भी शरीर का अंग विकसित करना चाहो भाई अपना, तो वो एनर्जी उसके ऊपर मेहनत करे है। मेहनत करने के बाद जो है एनर्जी जो है वह लगातार उस पदार्थ उसे जो है शरीर का अंग पर जाओगी और इस प्रकार जो है वो अंग हमारा विकसित हो जाएगा। तो हमने एक चीज देखी भाई, पहली बात तो भाई ऑक्सीजन होता है इसके अंदर। दूसरी चीज है भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें जो हैं उनको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के अंदर क्या चलता है सर? क्रेब्स चक्कर चलता है। क्रेब्स चक्कर इसके अंदर चलता है और इसकी खोजकर्ता कौन थे? आल्टमैन थे। ऑक्सीजन लेगा, एनर्जी बना होगा भाई, तो इस वजह से इसका पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ऊर्जा घर कहेंगे भाई हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा पूरा। इसके बाद फिर एक जो है गोल्गी बॉडी, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब मैं एक छोटा पॉइंट होता आ जाता हूं यहां पे जी का नाम था भाई, जी गोल्गी बॉडी। एक गोल्जी नामक बायोलॉजिस्ट होता था, उन्होंने बताया मान लिया भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बना दी, शरीर का किसी और सेल में जरूरत पड़ जाएगी एनर्जी की, किसी और अंग को जरूरत पड़ जाएगी, तो भाई इस सेल से जो है एनर्जी ले जाने जो भी पदार्थ हैं, जिस पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी वो ले जाने का कार्य कौन करेगा? वो गोल्जी काय करेगा। गोल्जी बॉडी जो भी कुछ है इसका गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी काय भी कहते हैं। कैमिलो गोल्जी तो इसके जो थे वो वैज्ञानिक थे। तो परिवहन जो होता है गोल्जी काय लिख लेता हूं भाई मैं, गोल्जी काय, ठीक है। इसकी खोज करता थे कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी।
कैमिलो गोल्जी कौन थे? खोजकर्ता। पूछा जाएगा भाई। अच्छा, दूसरा काम क्या है? परिवहन। किस चीज का परिवहन करेगा? यो करेगा भाई अपना जो है पदार्थ का, जो अपने पदार्थ इतनी एनर्जी होगी और होगी, इससे तो एनर्जी बना दी, लेके जाएगा यो। ठीक है। अच्छा, फिर शरीर के अंदर जो है, सेल के अंदर जो है पानी भी चाहिए, तो वो होता है वैक्यूल्स, रसदानी बोलते हैं उसको भाई। वो देखो भाई, गोल्जी काय है, जो गोल्जी काय की खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने करी थी, खोज करता है इसका परिवहन का काम करेगा। मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यो भाई, परिवहन का काम कौन करेगा? वो गोल्जी बॉडी करेगा, गोल्जी काय करेगा। ठीक है। अब इसके बाद है वैक्यूल्स भाई। वैक्यूल्स वी बोल देंगे, रसदानी बोल देंगे भाई, वी लिख दिया हमने भाई, वैक्यूल्स VACOULES, रसदानी बोल देंगे इसकी भाई हिंदी में, रसदानी। मैंने काम किया भाई इसका पानी तक, पानी स्टोरेज। जो पानी का जो लिक्विड पदार्थ होगा ना, सारा जो है वो इसके अंदर स्टोर होगा भाई, गोल्ड रसदानी के अंदर होगा। पानी का स्टोरेज जो है वो रसदानी के अंदर होगा। आपने 1% पानी की कमी महसूस होगी दोस्तों तो प्यास लग जाएगी। 3% में हमने जो है ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ जाएगी, और 10% पानी की कमी हो जाए ना, तो भाई जो शरीर है ना, आराम में प्यारा हो जाएगा। मैं अपन ये पढ़ लिया। इसके बाद जो है एक ER है भाई, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई मैं खड़ा हूं ना, तो मेरा कंकाल के तान खड़ा हूं भाई। मैं शरीर में किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए भाई, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। वो शरीर का टांग की कोई हड्डी टूट जाए तो वो चलन में मुश्किल हो जाएगी। तो इसी प्रकार से सेल को जो है खड़ा रखने के लिए, सेल को जो है पिचके नहीं हुआ, तो उसके लिए जो है सबसे जरूरी चीज है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका, जो कि है कंकाल तंत्र बोल रहे हैं सेल का। क्वेश्चन आ लिया भाई, कई बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लियो भाई, SSC के उठा लियो, DSSB के देख लियो, STET CTET में लगभग क्वेश्चन आओ भाई कि भाई जो है इसकी जो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। जो यो अंतःपर्दवी जालिका है ना, इसको बोले कंकाल तंत्र, सेल का कंकाल कोशिका का कंकाल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जब इसको जूम आउट करके देखा गया तो भाई एक कान तो ये खुरदरा था और एक कान तो ये चिकना था। तो जिस तरफ से जो चिकना पाया गया उसको समुथ बोला गया, जिसको खुरदरा है तो उसको जो है रफ बोला गया। जो समुथ और रफ है, समुथ होगा भाई चिकनाई के कारण, चिकनाई क्या है भाई? फैट था उस जगह पर जो था भाई हमारा चिकना था, रफ था। और जिस तरफ से हमारा जो खुरदरा था उसके अंदर छोटे छोटे दाने थे, हल्के हल्के दाने थे भाई। यदि जो है दाने होंगे ना, दाने होंगे तो वो खुरदरा लगेगा वो। तो वो खुरदरा लगेगा तो भाई सबसे बड़ी बात क्या है, जब वो दाने जूम आउट करके देखे गए ना, उसके अंदर राइबोसोम था। अब स्टोरी सुनो भाई अपनी, देखो इसके अंदर क्या कुछ है क्या नहीं है भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया अपन है, जो है अंतःपर्दवी जालिका वो है, जो कंकाल है कोशिका का, जो दो भागा में डिवाइड हो गया था। जो है एक तो समूथ SER बोलते हैं, एक RER बोलते हैं। समूथ है ना भाई, आप चिकना कह लो भाई, चिकना अंतःपर्दवी जालिका, और इस कह देंगे भाई रफ, खुरदरा कह लो, खुरदरा। ठीक है। एक को जो है रफ बोल देंगे, एक को चिकना बोल देंगे भाई इसको। जो ये रफ था ना, रफ की तरफ जो है ये जूम आउट करके देखा गया, रफ को जो है जूम आउट करके देखा गया भाई। एक बार इसकी मिटाना पड़ेगा, इसका जो है ER जो है एंडोप्लाज्मिक अंतःपर्दवी जालिका जो है
रफ खुरदरा खुरदरी खुरदरी अंत परदवी जालिका, परदवी जालिका। इसके अंदर था दोस्तों राइबोसोम। क्वेश्चन आता है भाई, राइबोसोम कोशिका के किस अंग में पाया जाता है? भाई अंत परदवी जालिका। फिर और टफ करना होगा, रफ के अंदर पाया जाए या सबूत के अंदर पाया जाए, तो वो रफ के अंदर पाया जाएगा भाई। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बना हुआ है ना, 20 जो 38 एटीपी मिलकर भाई एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन भूल गया था भाई मैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाओ है भाई। ये पढ़ाएंगे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जाओगे ना, तो भाई किस प्रकार तक ये कुछ होगा है वो वहां पे पढ़ाएंगे। और जो 20 अमीनो एसिड मिलकर 20 अमीनो एसिड मिलकर जो है 20 अमीनो एसिड मिलकर जो है एक प्रोटीन का निर्माण होता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में आप पढ़ेंगे भाई। हमने पढ़ लिया कि भाई ईआर था, अंतःपरदवी जालिका थी भाई, जो है एक तरीका था सेल का कंकाल है। कंकाल इसका जब जुआ करके देखा गया तो एक का रफ था, एक का ने भाई थोड़ा समुद्र था। जो समुद्र था उसका अंदर फैट थी, रफ था उसके अंदर दाने खुर्द रहे थे। जो खुर्द रहे दाने की तरफ देखेगा तो वो राइबोसोम लिख गया। राइबोसोम के बारे में आप ई पढ़ते हैं भाई। ई आर के अंदर छोटा मैं ए आर लिखा देता हूँ यहाँ पे, ई आर पे राइबोसोम लिख दूंगा, यू राइबोसोम हो गया भाई। छोटा हल्का है मैंने डोनेट कर दिया है, डिनोट कर दिया है भाई। अब जो है भाई राइबोसोम के बारे में देखेंगे भाई। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम, इस इंग्लिश में भी राइबोसोम बोल रहे हैं भाई, हिंदी में भी राइबोसोम बोल रहे हैं, दोनों में राइबोसोम बोल रहे हैं। एक तो क्या है, इसके अंदर क्या बनेगा भाई? प्रोटीन निर्माण बनेगा। प्रोटीन निर्माण होगा। प्रोटीन निर्माण क्या है? हमारे शरीर के अंदर है ना भाई 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बने हैं। 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। 10 अमीनो एसिड जो है शरीर खुद बना ले है, और 10 जो अमीनो एसिड है वो हमारे जो है वो जो फूड है ना जो हमने खाया है डाइजेस्ट होगा जाएगा उसमें चले होगा। ठीक है, 10 + 10 10 + 10 ये 20 अमीनो एसिड हो गए भाई। अमीनो एसिड हो गए। इस अमीनो एसिड से मिलकर क्या बना होगा? एक प्रोटीन बना होगा भाई, एक प्रोटीन बना होगा। 10 + 10 मिलकर 20 हो गई अमीनो एसिड। 10 जो है शरीर के अंदर है, 10 जो है वो हमारे भोजन के अंदर है। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है जो प्रोटीन का निर्माण करेगा, इस वजह से इसको जो है देखो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं एनर्जी हाउस, और जो है राइबोसोम को बोला गया प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को बोला गया प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम भाई पढ़ लो एक बार। जो है ईआर के अंदर जो राइबोसोम था, रफ के अंदर राइबोसोम हो गया। राइबोसोम जो है वो उसके अंदर होता है प्रोटीन का निर्माण होता है, और 20 अमीनो एसिड मिलकर एक जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। जो एक जो 10 तो अपने शरीर के अंदर है, 10 जो है भोजन के अंदर है, तो ये 20 अमीनो एसिड मिलकर भाई एक प्रोटीन बनाओगे। ठीक है, यहां तक हो गया भाई। इसके बाद इसको बोलेंगे भाई अपना प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे। राइबोसोम का जो ये मेन क्वेश्चन भाई पाया है, राइबोसोम को जो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं भाई। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, फैक्ट्री प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे भाई। ठीक है, यहां तक हो गया भाई अपना। राइबोसोम भी हो गया भाई। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गोल्गी, वैक्यूल्स, ईआर और राइबोसोम, ये हमने पढ़ लिए हैं। अब जो है इसके बाद हम जो है अगली तरफ चलते हैं भाई। एक होता है भाई अपना सेंट्रोसोम भाई, सेंट्रोसोम। हम इसे सीधा नोट कर देंगे भाई। सेंट्रोसोम जो रहा, सेंट्रोसोम का काम क्या है दोस्तों? सेंट्रोसोम जो है ना हमारे शरीर के अंदर जो सेल का डिवीजन होता है ना, कोशिका विभाजन होता है, वो सेंट्रोसोम का काम करे। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या काम करेगा? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन।
अब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे ना भाई, कोशिका विभाजन किस किस प्रकार का हुआ है भाई, उसकी स्टेज है, प्रोफेज है, मेक्टोफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, जितने भी फेज है वो सारे फेज पढ़ाएंगे आराम से, वो डिवीजन में होगा। लेकिन जो सेंट्रोसोम है ना, वो कोशिका विभाजन जो है वो सेंट्रोसोम द्वारा होता है। पूछेंगे भाई सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है सेंट्रोसोम। और ये तो तब जो है अपने जंतु के अंदर, पादप के अंदर कौन करता है भाई यू काम, पादप के अंदर करता है सेल प्लेट। सेल प्लेट दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है भाई हमारा सेंट्रोसोम भी हो गया। अब इसके बाद लाइसोसोम होगा भाई। लाइसोसोम का जो काम है वो क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है सर? लाइसोसोम के अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऐसा है कि भाई मान ली सेल के अंदर जो है कोई अंग जो कार्य नहीं कर रहा, तो भाई केंद्रक जो है, जो अपना न्यूक्लियस है, वो आदेश देगा कि मतलब जो है अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ दे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ते जितने भी सेल के अंदर पार्ट हैं, जितने मैंने पढ़ा दिए, एक आधा पार्ट और रह गया है, सारे सारे जो है खत्म हो जाएंगे। इस वजह से इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं इसको, लाइसोसोम को। तो पढ़ाएंगे भाई, हमने आड़े एक लाइसोसोम लिख दिया एल, लाइसोसोम वो कर दिया भाई। लाइसोसोम भाई हिंदी में भी लाइसोसोम बोले हैं, लाइसोसोम। पहली बात तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाओगा इसमें, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, नंबर एक बात। नंबर दो चीज, ये जो है एटम बम है, यानी आत्मघाती थैली। पढ़ लिया पापा ने भाई, मतलब भाई क्यों आत्मघाती थैली? जो ये लाइसोसोम जो है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ये आत्मघाती थैली है। यदि इसके अंदर से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है बाहर निकल गया ना, तो भाई जितने भी सेल गैंग हैं सारे के सारे जो हैं खत्म हो जाएंगे भाई। जितने भी सेल गैंग है ना, सारे के सारे जो हैं वह खत्म हो जाएंगे। और लाइसोसोम की जो खोज करी थी वह करी थी भाई डुवे ने, डी डुवे ने इसकी खोज करी थी भाई। पढ़ लिया हमने लाइसोसोम का जो मेन काम है, वो एक तरीका था एक एंजाइम थैली ली हंड है भाई, वो अपनी मल्ले बसेल ने अपन कया ना मान्या, तो भाई अपना वो जो एंजाइम वो बाहर काट दे है, और जो भी इस एंजाइम की चपेट में होगा भाई सारा जो है खत्म हो जाएगा। इस वजह से इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। अब इसको बाद भाई अपना केंद्रक, न्यूक्लियस भाई, न्यूक्लियस है, यू है न्यूक्लियस भाई, केंद्रक। लगभग हमारे जो है पूरे हो गए हैं भाई, केंद्रक है, न्यूक्लियस बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस है। केंद्रक का काम क्या है? केंद्रक का जो मेन काम है वो यो है कि जितने भी कोशिका के अंग हैं सबके जो मेन आदेश देने वाला है वो न्यूक्लियस है। सबको आदेश देगा भाई तेरा यू काम है, तेरा यू काम है, तेरा यू काम, तेरा यू काम है। जो बराबर वाली जो सेल में जरूरत पड़ेगी ना, जो इंफॉर्मेशन आओगी वो न्यूक्लियस के अंदर आओगी भाई, केंद्रक के अंदर आओगी। और केंद्रक को जो है कोशिका का दिमाग बोलते हैं भाई, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग बोलते हैं इसको भाई, कोशिका का दिमाग बोलते हैं इसको, केंद्रक को, केंद्रक को कोशिका का दिमाग बोलते हैं भाई। कारण हमने पढ़ लिया कि भाई प्रत्येक अंग को जो है ये आदेश देगा भाई तेरा यू काम है, तेरा यू काम है, तेरा यू काम है, तेरा यू काम है, सबका जो है काम बांट दिया। किसी ने काम नहीं कराया तो लाइसोसोम के पास जाएगा, कहेगा भाई मेरा कहना नहीं मानते हैं भाई, अपने सब रहे बम के लिए उड़ा दे, ठीक है सब रहे जो है बम के साथ में उड़ा दे, कर दे काम। अब एक छोटी सी, अच्छा इसके अंदर भाई और अंग हैं जो वो अगले लेक्चर में आप पढ़ावांगे, न्यूक्लियस के जो और पार्ट है ना, कि भाई इसके अंदर जो क्रोमोसोम भी हुए हैं, जीन भी हुए हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना जो अगली पीढ़ी में जानी हुई है वो सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर हुआ है। वो हम जब क्रोमोसोम पढ़ाएंगे, जीन पढ़ाएंगे जो अगले लेक्चर में, उसमें पढ़ावांगे भाई कि भाई किसने खोज करी थी, क्यों करके था, केंद्र की खोज किसने करी, क्यों करके होया, जीन की खोज किसने करी, ठीक है, और स्ट्रक्चर किसने करा, किस
किस प्रकार से जो मतलब है कोशिका के अंदर जो है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में क्यों जो है उनका जीन का ट्रांसफर हुआ है, सूचना का ट्रांसफर हुआ है कि भाई इसकी जो इसकी पूर्वजी से होया कर दे, बच्चा शरारती लेकर जाए भाई। इस प्रकार के जितने भी जो वो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। लेकिन ये जो है एक छोटी सी बात है, छोटा सा पॉइंट है। आप जो है बैग में भाई कुछ कांच की गिलास ले रहे हैं और दोस्तों बीच में आप उसके कुछ देवानी के, जैसे भी हमारे जो फ्रिज वगैरह हैं या फिर और जो जितनी भी मशीनरी वगैरह हैं सबका बराबर में गत्ता हवा भाई, फोम ही आवा है, ठीक है। थर्मोकोल बोले हैं उसकी भाई, यदि वह थर्मोकोल ना हो तो वो साइड में लग लग के तो टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से मान ले सारे के सारे अंग जो हैं, ये जितने भी अंग हैं सारे के सारे जब न्यू के न्यू हो तो भाई सारे बड़े बड़े का आपस में फूट लेंगे। तो इनके बीच में क्या कुछ है, इनके बीच में भाई एक लिक्विड हो है, इनके अंदर क्या हुआ, एक लिक्विड होगा भाई। वो लिक्विड का नाम है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य ने बोलेंगे दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य का बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों इसका एक्सले नाम का एक वैज्ञानिक था, क्वेश्चन आया हुआ है यो भाई, किसने कहा था कि भाई जीव द्रव्य जो है वो कोशिका की मूलभूत इकाई है। किसने कही थी? ये कही थी एक्सले ने। एक्सले, एक्सले ने कही थी भाई कि भाई जो कोशिका की जो मूलभूत इकाई है ना, जीवन की मूलभूत इकाई है, वह की है जीव द्रव्य है। कोशिका की जो मूलभूत इकाई है जीवन की, कोशिका के जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीव द्रव्य है। जो जीव द्रव्य है ना वो दो भागों में बांटा है भाई। एक जो न्यूक्लियस में है ना उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, केंद्रक द्रव्य, और न्यूक्लियस के बाहर जो है उसको साइटोप्लाज्म बोल देंगे। ठीक है, जो ये जो पार्ट बच गया ना, इसके अंदर जो लिक्विड पाओगा वो तो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो इसके अलावा जितना भी जो लिक्विड होगा ना, जो भी इसके अंदर जो एक तरीका से लसलसा पदार्थ है, तो आपस में इनकी जो बढ़ंत है जो है आपस में जो टकराने से बचाता है, तो उसको बोल देंगे साइटोप्लाज्म। तो भाई देखो एक बार एक्सले ना भाई, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एक्सले वाला। इसके बाद जो है अब देखेंगे प्रोटोप्लाज्म के जो अंग हैं, दो पार्ट हम बांटते हैं अपन थी। नंबर एक जो है वो है जो केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, और नंबर दो है भाई कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह लो भाई। इसको जो है भाई न्यूक्लियोप्लाज्म ये हो जाएगा और ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा भाई जीव द्रव्य के। एक्सले ने क्या कहा था भाई, सबसे जो है इंपॉर्टेंट जो इकाई है ना भाई है केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ये चीज होगी भाई। अच्छा ये तो हमने पढ़ी भाई अपनी जंतु। इसके बाद जो है पादप सेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस कुकर है। जो हमारा ये जो आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर गए एक और झिल्ली हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर गए जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, इसका बाहर एक आवरण और हुआ है भाई, एक आवरण और हुआ है, इसको बोल देंगे सेल वाल, कोशिका भित्ति, सेल वाल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी हो? सेल्यूलोज की भाई, सेल्यूलोज की। किसकी बनी हो है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज आप जितने भी पेज यूज करा ना, जितने भी अखबार आओ सारे आओ, सबके सब में सेल्यूलोज होगा सर, सबके सब में सेल्यूलोज हुआ है, सेल्यूलोज की बनी हो है भैया। अच्छा कवक की पूछेगा, कवक है काइरीन की आ जाएगा भाई, कवक की भी
ठीक है। कवक की जो है भित्ति, वो जो कोशिका भित्ति है वो किस प्रकार से बनी हो, कायरिन की हो भाई। ठीक है, कवक की कायरिन की। और जो सेलुलोज जो है वह सेल वाल की जो है वह बनी हुआ है इसकी। एक मतलब आवरण हो भाई, बहुत मजबूत होता है जो वो बारी भित्ति है उसकी। और इसके बाद जो है भाई आम जो है इसमें, और तो हमारा लगभग भाई इसका हो गया, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे भाई क्या है क्या नहीं है।